नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। अमरूद के बाग आमतौर पर सभी जगह देखे जाते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में बागों में जल भराव के कारण उकटा रोग की समस्या देखने को मिलती है। ये रोग पहले एक पेड़ पर फिर धीरे धीरे पूरे बागों में फैल जाता है, जिससे पूरा बाग बर्बाद हो जाता है। इसलिए रोग की पहचान कर समय रहते इसका नियंत्रण करना जरूरी है, जिसके बारे में बता रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय जिला भागलपुर के पौधा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद। तो अमरूद में सबसे पहले जो घातक बीमारी के रूप में आता है, किसान भाइयों जिससे चिंतित रहते हैं, वो है उकटा रोग। तो उकटा रोग को हम लोग मलानी रोग भी कहते हैं, सूखा रोग भी कहते हैं। यह रोग एक फफूंद जनित रोग है जो फ्यूजेरियम नामक फफूंद से होता है और ये बहुत ही विनाशकारी रूप कायम कर लेता है। उकटा रोग फ्यूजेरियम फंगस से फैलता है। यह भोजन के साथ पेड़ की जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाता है और भोजन नलियों को जाम कर देता है, जिससे पेड़ के ऊपरी भाग तक भोजन नहीं पहुंच पाता और पेड़ सूख जाता है। अमरूद के उत्पादन में यह सबसे बड़ी समस्या है। इसमें शाखाएं ऊपर से सूखनी शुरू हो जाती है और पूरी सूख जाती है। बाद में पूरा पौधा सूख जाता है। यह रोग वर्षा ऋतु में सबसे अधिक देखा जाता है। उकटा रोग उन क्षेत्रों में भी अधिक होता है जहां जल भराव की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। तो इसके हम लोग चर्चा करेंगे। शुरुआत में क्या होता है, ये दो तरह का उकटा लगता है। सूखने की प्रक्रिया दो तरीके से होती है। एक तो हम लोग देखते हैं कभी कभी कि पूरा का पूरा पौधा सूख जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट विल्टिंग, या जिसमें पूरा का पूरा पौधा ही पूरा मुरझा करके सूखने लगता है। एक इसमें आता है पार्शियल विल्टिंग, मतलब कि पूरे पेड़ में दो चार शाखाएं आपकी सूखती हैं। इसको हम लोग कहते हैं पार्शियल विल्टिंग। जैसे ही विल्टिंग सूखा रोग आता है पौधे में, इसमें क्या होती है, ऊपर की ओर की पत्तियां धीरे धीरे झड़ करके गिरनी शुरू हो जाती है और पौधा कमज़ोर प्रतीत होता है। और कंप्लीट विल्टिंग में क्या होता है कि देखते देखते पूरा का पूरा पौधा मुरझा जाता है। और इसमें लक्षण के रूप में ये कहे कि इसमें जब पौधा सूखने लगता है तो फल जो है वो छोटे रह जाते हैं, बहुत कड़े हो जाते हैं और काले पड़ करके गिरने लगते हैं। दोनों का ही कारक फ्यूजेरियम है। चूँकि यह मृदा जनित रोग है, इसके निवारण हेतु हम लोग जो है जो भी रसायन या जैव जीवनाशी का प्रयोग करते हैं वो ज़मीन के इर्द गिर्द करते हैं। तो शुरुआत में हम लोगों को समेकित रोग प्रबंधन के तहत ही इस रोग का हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। पौधों में रोग लगने पर इसका कोई निदान नहीं है, लेकिन ट्राइकोडर्मा विरिडी को गोबर की खाद के साथ मिलाकर खेतों और पेड़ों की जड़ों में प्रयोग करने से इसका प्रकोप कम किया जा सकता है। आमतौर पर ट्राइकोडर्मा विरिडी की 5 किलोग्राम मात्रा को 40 से 50 किलोग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर उसमें हल्का पानी सींचकर प्लास्टिक की बोरी से 10 से 15 घंटे तक ढक देते हैं और उसके बाद थैलों और पौधों की जड़ों के पास इस मिश्रण को डालते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो भी सैनिटेशन प्रैक्टिसेस है, साफ सफाई आप अपने बगीचे में निरंतर करते रहें। जो भी पत्ते गिरे हो उसको उठा करके इकट्ठा करके दूसरे जगह ले जा करके ज़मीन में गाड़ दे या जला दे। और जितनी भी टहनियाँ या ब्रांचेस जो सूख जाती हैं इस उकटा रोग से, उसको काट करके छांट करके अलग कर देना है, ताकि इस बीमारी का बढ़ाव आगे ना हो सके। दूसरा ये करना है कि कार्बेंडाजिम नामक एक फफूंदी नाशी आती है मार्केट में, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके मिट्टी को भिगोना है जड़ के आसपास। पहले तो ये करें कि जड़ के आसपास की मिट्टी को 2-3 दिन तक जो है पलटाई करके छोड़ देना है। उसके बाद उसमें आप चाहें तो नीम की खली भी डाल सकते हैं और कार्बेंडाजिम जो हमने बताया 2 ग्राम प्रति लीटर से उस मिट्टी को भिगो देना है। तो ऐसा देखा जाता है कि विल्ट का उकटा रोग का प्रभाव बहुत ही हद तक कम हो जाता है।
इस रोग से बचाव के लिए अमरूद की उकठा रोग रोधी किस्मों का चयन करें। यह रोग मिट्टी जनित है, इसलिए पौधा रोपाई के पूर्व मिट्टी को फॉर्मेलिन दवा से निर्जीवीकृत करना चाहिए। अमरूद के बागों में अधिक समय तक पानी का जमाव नहीं होने दें। बरसात के मौसम में पौधों के तनों के पास मिट्टी अवश्य चढ़ा दें। साथ ही मिट्टी जांच के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। दूसरा बीमारी इसमें आता है एंथ्रेक्नोज, जो आपने देखा होगा किसान भाइयों, है कि काले धंसे हुए भूरे भूरे और काले काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं, खास करके फल में। तो शुरुआती स्टेज में ये एंथ्रेक्नोज डायबैक के रूप में प्रतीत होता है हमारे वृक्षों पर। ऊपरी और टिप से वह धीरे धीरे मुरझा करके सूखने लगती है। जो भी इसमें फल आते हैं या तो छोटे आते हैं, और अगर बड़े होने के समय पर अगर आते हैं तो उसमें काले धसे हुए धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जिसे मार्केट वैल्यू किसान भाई को नहीं मिलता है, दाम बहुत ही कम प्राप्त होता है उसमें। तो इसके निवारण हेतु हम लोग शुरुआत से ही पुष्पन के पहले से ही एक छिड़काव, एक रसायन है जो मैनकोजेब डायथेन M45 के नाम से मार्केट में उपलब्ध है, उस रसायन का 2 ग्राम प्रति लीटर घोल बना करके पुष्पन के पहले एक छिड़काव कर दे, और फिर 15 दिन के अंतराल पर दूसरी छिड़काव करने से इस रोग से हम लोग 100% निजात पा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये चारों बीमारी का मैनेजमेंट प्रबंधन करके हम अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। अगर किसान खेती बाड़ी से अधिक आमदनी कमाना चाहते हैं तो किसान खेती के साथ भेड़ पालन कर सकते हैं। भेड़ पालन कम जगह और कम लागत में आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए आपको इसकी उन्नत नस्लों का चयन करना होगा और इनकी देखरेख सही तरीके से करनी होगी, जिनके बारे में बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील प्रसाद। किसान भाइयों, आज हम भेड़ पालन पर बात करेंगे। तो भेड़ पालन यानी कि बकरी पालन तो ज़्यादातर किसान करते हैं, लेकिन भेड़ पालन के व्यवसाय जो है कुछ एरिया में भारतवर्ष के अंदर ज़्यादा किया जाता है, और लेकिन बाकी जगहों पर इसका पालन बहुतायत तौर पर नहीं किया जाता है। किसान भाइयों, आज के समय में भी भेड़ पालन कम खर्च में एक अच्छी आय का जरिया है, जिससे भेड़ पालकों को दूध, मांस, ऊन की प्राप्ति होती है। अब बात आती है कि भेड़ की कौन सी नस्ल का चयन करके पालन करें जिससे अधिक फायदा हो सके। वह इस प्रकार से है। भेड़ों में कुछ नस्ल इस तरह की है जो जैसे कि आपको पता है कि भेड़ से हम किस किस चीज़ से लाभ ले सकते हैं। तो भेड़ का मांस है, उसके चमड़ा है, उसके ऊन उत्पन्न होता है, ऊन है, साथ में बहुत जगह पे दूध के लिए भी भेड़ रखते हैं, और उसके अलावा खाद के लिए वो प्रयोग में इनके बीट को खाद में प्रयोग में लाया जा सकता है। तो ये इनसे लाभ की चीज़ है, जिसे कि आप ऊन उत्पादन के लिए पालन कर सकते हैं। लेकिन ये नस्ल जो है इन्हें आप ठंडे प्रदेश में ही पालन कर सकते हैं। जैसे कि मेराइनो एक नस्ल इनका है, विदेशी नस्ल है, लेकिन भारतवर्ष में भी बहुत जगह पर इसका पालन किया जाता है। तो मेराइनो नस्ल से आप इसे उसी प्रकार से डॉर्सेट है, सफॉक है जो कि मांस के लिए रखा जाता है, और हैम्पशायर है। तो ये सारी विदेशी नस्ल हैं। कुछ नस्ल हैं जो कि आपको जम्मू कश्मीर में है, गड्डी है, कश्मीरी है। तो ये नस्ल हमारे ठंडे प्रदेश की है, जिससे कि ऊन का उत्पादन होता है। और गर्म प्रदेश में जैसे कि उत्तर प्रदेश की नस्ल है मुजफ्फरनगरी, वो उसका पालन कर सकते हैं। हमारे झारखंड की नस्ल है छोटा नागपुरी। लेकिन इन सभी में आपको कारपेट ऊल यानी कि दरी बनाने के लिए जो ऊन का उपयोग करते हैं, उस प्रकार के ऊन आएंगे। तो यानी कि कह सकते हैं कि भारतवर्ष में ज़्यादातर जो भेड़ की नस्लें हैं वो मांस उत्पादन के लिए आप अगर भेड़ पालन करना चाहते हैं तो अपने प्रदेश के जलवायु पर आधारित भेड़ों के का चयन करें। इसे रख रखाव में भी कम खर्च है। जिस प्रकार से बकरी के लिए घर में एक बनाने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से आप इसके लिए भी आवास व्यवस्था करेंगे। भेड़ों का आवास प्रबंधन। किसानों को कोशिश करनी चाहिए कि भेड़ों के रहने का स्थान जमीन से 2 से 3 फीट ऊंचा हो। आवास को हमेशा पूर्व से पश्चिम दिशा में बनवाना चाहिए ताकि हवा का संचार आसानी से हो सके।
मौसम के अनुसार आवास में उचित तापमान बनाए रखने के लिए उचित व्यवस्था का प्रबंध करें। आवास में प्रति भेड़ 10 से 12 वर्ग फीट का जगह दें तथा एक घर में एक साथ 20 से ज्यादा भेड़ें नहीं रखें। कम जगह में यानी कि 20 स्क्वायर फीट जगह यानी कि एक भेड़ के लिए ज़रूरत पड़ती है। और अगर रखने के लिए अगर आप चाहते हैं इसे एक व्यावसायिक रूप में अपनाना, तो व्यावसायिक रूप में अपनाने के लिए आप इसमें घर में मादा जो हमारी भेड़ है उनके लिए अलग घर बनाएं, कमरा रखें, और उसी प्रकार से अगर आप नर है तो नर के लिए अलग और जो बच्चे आते हैं उनके लिए अलग रखना है। और एक कमरा इस तरह का हो जहाँ की प्रसव के लिए यानी कि जो भेड़ बच्चे देंगी तो उनके लिए जगह अलग चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप रखते हैं घर आवास व्यवस्था, तो इसमें आप भेड़ पालन बहुत सुगमता से कर सकते हैं। भेड़ों का आहार प्रबंधन। भेड़ों की अच्छी वृद्धि विकास हो, इसके लिए इनके खान पान का उचित प्रबंध रखना चाहिए। भेड़ों के लिए हरा चारा, गेहूं का भूसा, यदि संभव हो तो चना, अरहर तथा मसूर की दाल के भूसे का इंतजाम करना चाहिए। इसके अलावा कटहल, नीम, पीपल, पाकड़ की पत्तियों को समय समय पर हरे चारे के रूप में दे सकते हैं। अब रही बात की उनके खान पान की व्यवस्था की, तो खान पान अगर व्यवस्था रखना है तो भेड़ भी चरने वाला पशु है और इसे चराना भी अति आवश्यक है। लेकिन चराने के अलावा भी अगर आप मांस के लिए उत्पादन करना चाहते हैं तो इसमें आपको भोजन के अलग से 400 ग्राम प्रतिदिन यानी कि सुबह शाम एक बार 200 ग्राम करके आप इसे भोजन कराएंगे तो इससे बढ़ोतरी अच्छी होगी, और बढ़ोतरी अच्छी होने पर आपको लाभ भी अधिक होगा। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिनों में आसमान में मध्यम बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान 2 से 3 दिनों तक मानसून के सक्रिय बनने से उत्तर बिहार के अधिकतर जिलों के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर मध्यम से थोड़ा अधिक भी बारिश होने का अनुमान है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसानों को सलाह है कि वर्षा की संभावना को देखते हुए किसान भाई खड़ी फसलों में फिलहाल सिंचाई स्थगित रखें एवं फसलों में कीटनाशी दवाओं का छिड़काव सावधानी पूर्वक आसमान साफ रहने पर ही करें। मक्का, खरीफ, प्याज, चारा एवं अन्य सब्जियों वाली फसलों में आवश्यकता अनुसार नाइट्रोजन उर्वरक का व्यवहार करें। अगात बोई गई धान की फसल जो गाभा निकलने की अवस्था में आ गई हो, उसमें वर्षा के बाद 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन करें। धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, उसमें गंधी बगफीट की नियमित रूप से निगरानी करें। इस समय धान फसल में तना छेदक और पत्ती लपेटक कीट की निगरानी करें और कीट का प्रकोप होने पर बचाव के लिए करताप हाइड्रोक्लोराइड दानेदार दवा का 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से व्यवहार करें। अरहर की बुआई वर्षा की संभावना को देखते हुए सावधानी पूर्वक अविलंब संपन्न करने का प्रयास करें। इसके लिए पूसा 9 एवं शरद प्रभेद अनुशंसित है। बीज को उचित राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर बुआई करें। जून जुलाई में बोई गई अरहर की फसल में कीट व्याधि का निरीक्षण करते रहें। भिंडी, उड़द और मूंग की फसल में पीला मोजैक वायरस रोग की निगरानी करें। यह रोग सफेद मक्खी द्वारा फैलता है। रोकथाम के लिए रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। रोग के विस्तार से बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीमीटर दवा प्रति 3 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें। लतीदार वाली सब्जियों की फसलों में फल मक्खी कीट की निगरानी करें। कीट नियंत्रण के लिए सर्वप्रथम सभी क्षतिग्रस्त फलों को इकट्ठा कर नष्ट कर दें और मिथाइल यूजेनोल ट्रिप का प्रयोग करें। अधिक क्षति होने पर 1 किलोग्राम छोआ गुड़ और 2 लीटर मेलाथियान 15 EC तरल दवा को 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में समान रूप से छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें। मूली एवं गाजर की अगेती बुआई करें। मूली के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, जौनपुरी जापानी सफेद, पूसा रश्मि, अर्का निशांत आदि प्रभेद अनुशंसित हैं। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यमदागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो एवं नैंटस प्रभेद अनुशंसित हैं।
आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम कालवन, जिला गया के कृषक महेश रंजन ने। ये फसलों में कीट नियंत्रण के लिए ट्रैपों का प्रयोग कैसे करें, इस विषय पर जानकारी चाहते हैं। तो महेश रंजन जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों को जानकारी के लिए आवश्यक है कि बहुत सारे जो कीट नियंत्रण की विधियां हैं उनमें कीटनाशकों के अलावा और भी बहुत सारा विधियां हैं। किसान भाई, इसी में हम बात करते हैं ट्रैप्स की। पहला ट्रैप जिसका मैं बताना चाहूँगा कि इंसेक्ट्स में क्या होता है कि उनका जो देखने का तरीका होता है वो किसी कलर को कुछ अच्छे से अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप पीले रंग के कपड़े पहन के बाहर में निकलते हैं तो बहुत सारी लाही आपके कपड़ों के ऊपर लाही बैठ जाती है आकर के, तो ये जो पीला रंग है उसके ऊपर आकर्षित होती है। इसी का फायदा ध्यान में रखते हुए अगर हम जो येलो कलर के जो अगर पॉलीथीन है या कलर है उसके ऊपर में कुछ स्टिकी सब्सटेंसेस लगा दें और खेत के अंदर में चिपका देते हैं तो इसके ऊपर में लाही, इसके साथ में जो हॉपर्स और बहुत सारे जैसिड्स इसके ऊपर में आकर के चिपक जाते हैं। इससे फायदा ये होगा कि आपको पता लग जाएगा कि आपके खेत में कौन सा कीड़ा किस समय में कितनी संख्या में आ रखा है, तो उसका हमारे को कंट्रोल करने में आसानी होती है। तो ये येलो स्टिकी ट्रैप्स हैं। अगर इसी कलर को हम ब्लू कर देते हैं तो ये ब्लू स्टिकी ट्रैप्स, जिसमें बहुत सारे थ्रिप्स की स्पीसीज भी ट्रैप होती हैं। और हमने यहाँ पे देखा है कुछ जो मॉथ्स हैं, जो हानिकारक मॉथ हैं, वो भी इसके ऊपर आकर्षित होते हैं। तो ये दो तरह के ट्रैप्स हैं, येलो और ब्लू स्टिकी ट्रैप्स। आप खुद से बना सकते हैं। जो येलो कलर का जो पॉलीथीन लेके या ब्लू कलर का पॉलीथीन लेकर के उसके ऊपर में आप स्टिकी सब्सटेंसेस, ग्रीस या जो तेल होता है करंज का तेल, ये लगा करके आप फील्ड में किसी जो लकड़ी होती है उसके ऊपर में चिपका रख दीजिए तो कीट पतंगे आकर के उसकी तरफ में आकर्षित होंगे और चिपक करके जो नुकसान होने वाला है उससे आप बचा सकते हैं। टी आकार की खूंटी लगाना। आमतौर पर पक्षी अधिकांश कीटों को खाते हैं। ऐसे में अगर खेतों में पक्षियों को बैठने का स्थान दे दिया जाए तो काफी हद तक हानिकारक कीड़ों को ये पक्षी खा जाते हैं। इसके लिए खेत में 10 से 12 स्थान पर टी आकार की खूंटियां लगा देनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि जब फसल में दाने बन रहे हो तो इन खूंटियों को निकाल दें। पक्षी फसल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप या गंधपाश। फेरोमोन ट्रैप फसलों को क्षति पहुंचाने वाले सूडियों के नर पतंगों को फंसाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे सबसे पहला इन ट्रैप से होता है कि आपके खेत में संक्रमण कितना है इसका पहला पता चलेगा। अगर इनकी संख्या बढ़ा देते हैं तो कीट नियंत्रण में भी ये सहयोग करेगा। इसके साथ में कई बार देखते हैं कि अगर कीटों को समय पर, अगर फिरामोन्स के स्पेशल केस में देखते हैं, अगर कीटों को जब मेटिंग करते हैं उस टाइम में उनको डिस्टरबेंस किया जाता है इन ट्रैप्स के द्वारा, तो उसका भी इनमें इसके प्रयोग से उनकी संख्या में कमी होती है। वही ट्रैप प्लास्टिक का बना होता है जिसमें कीप के आकार के मुख्य भाग पर लगे ढक्कन के मध्य में मादा कीट की गंध युक्त ल्यूर लगाया जाता है जो नर पतंगों को आकर्षित करता है। कीप के निचले भाग पर पॉलीथीन की थैली लगाई जाती है जिसमें नर पतंगे फंस जाते हैं। थैली के निचले मुख पर रबर बैंड हटाकर फंसे पतंगों को मारकर निकाल दिया जाता है। ल्यूर विभिन्न प्रकार के नर कीटों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग गंध का ल्यूर लगाना होता है। ये सब जो ट्रैप्स हैं वो आपको बाजार में काफ़ी कम दर पर उपलब्ध हैं, जिनका किसान भाई हर फसल में अलग अलग तरह का जो फेरोमोन ट्रैप्स हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर बारिश के मौसम में अब हम देखते हैं तो इसमें फल मक्खी का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। फल मक्खी का जो पिल्लू होता है सफ़ेद रंग का, फलों के अंदर में जैसे आम में, अमरूद में, लीची में, सपोटा, जो भी फ्रूट्स है उसमें एक सफ़ेद रंग का पिल्लू पाया जाता है। इस पिल्लू की वजह से फल सड़ता है। इस कीट का नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसी समय में फल पकता है तो हम कीटनाशकों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं उस समय में। यदि फल का पकने से पहले हम इन फेरोमोन ट्रैप्स का, इसके लिए मिथाइल यूजिनोल, इस मिथाइल यूजिनोल का 4 भाग, इथाइल एल्कोहल को 6 भाग और 2 भाग
जो सक्सेस आता है उसको मिला करके, इस रेशियो में मिला करके जो लकड़ी के वुडन जो ब्लॉक्स होते हैं उनको 72 घंटे या 48 घंटे के लिए आप डुबो करके उसको खेत में जो पानी की खराब बोतलें हैं उसमें उसको डाल देते हैं और छेद बना के लटका देते हैं। इससे क्या होता है, जो नर मक्खियां होती हैं वो उसकी तरफ में आकर्षित होती हैं। मादा मक्खी को मेटिंग के लिए नर चाहिए, उतने नहीं मिल पाने की वजह से समय पर वो उस फल में अंदर अंडे नहीं दे पाती है। तो आपको ये बचने का जो फेरोमोन्स का ट्रैप का टेक्निक्स है जो फलों में, ये बहुत अच्छा कारगर साबित होता है। यदि इसको समय पर लगाया जाता है और सही संख्या में लगाया जाता है, आपको कुछ समय के बाद में ब्लॉक्स को 15 से 20 दिन बाद में बदलना पड़ता है। इसके साथ में बहुत सारे ट्रैप्स और भी हैं। इन ट्रैप्स को जो ये अगर कलर जो उसकी बात कर रहे थे, तो कुछ यूवी लेंस होती हैं जिसके ऊपर में इंसेक्ट बहुत आकर्षित होता है। हम लाइट पर देखते हैं कि बहुत सारे कीट पतंगे, स्पेशली जो दीमक का प्रकोप है वो बढ़ जाता है। दीमक का जो एडल्ट्स होते हैं वो लाइट पे आते हैं। इसके साथ में जो सफ़ेद लट होती है उसका जो भ्रंग होता है वो लाइट पर आता है। तो इसी का फ़ायदा उठा करके यदि हम खेत में एक बल्ब जला करके उसके नीचे में जो एक बड़ा सा बर्तन रख के उसमें थोड़ा केरोसिन डाल दीजिए, इसमें बहुत सारी जो शाम के समय में दीमक और जो सफ़ेद लट के जो भ्रंग है वो आकर के नियंत्रण होंगे और जो आने वाली फसल है उससे आप बचा सकते हैं। ये देसी तरीका है। इसके साथ में आपको मार्केट में बहुत सारे लाइट ट्रैप्स और सोलर बेस्ड ट्रैप जो मिलते हैं वो उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जो लाइट ट्रैप्स हैं। किसान भाइयों, फसलों में ट्रैप का लगाने के फायदे अनेक हैं, जो इस प्रकार से हैं। हानिकारक कीटों को नियंत्रित करता है और हानिकारक कीटनाशकों के प्रयोग को कम करता है। वहीं आर्थिक रूप से होने वाले नुकसान से बचाता है और अच्छे गुणवत्ता की पैदावार मिलती है, जिससे किसानों को अधिक फायदा होता है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।